अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 आज हमने देखा कि बगैर दस्तखत के वापस कर दिया और सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया कि बिल से बदउनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो अब किसी को भी जवाबदेह नहीं है। साथ में उनकी जानिब से कहा कि अब ये अनासिर जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर लूट मार जारी रख सकते हैं। नैब कवानीन में तरमीम पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया और उन्होंने यौम स्याह मनाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम को NRO 2 करार दिया है और साथ में उनकी जानिब से कहा गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने एहतसाब का खात्मा कर दिया है, तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आज इस सारी सूरत हाल पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे कि हमने देखा कि जब से ये नैब का इदारा बना है, पाकिस्तान में एहतसाब की जो बाज़गश्त है सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम की सूरत में ही दिखाई दी है। नैब को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हमने देखा कि इंतकाम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। वैसे तो हमने देखा कि नैब का इदारा हमेशा से ही मुतनाज़ रहा है, लेकिन पिछले 3-3.5 सालों में नैब के हवाले से जो अदालतों के रिमार्क्स रहे, खासकर अगर ख्वाजा बरादरान के केस की बात करें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात करें, फिर खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात करें, जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं, इस हवाले से नैब की बड़ी हमने देखा कि क्लियरली एक रिमार्क्स रहे हैं। नैब की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि नैब कानून मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। साथ में अदालत ने यह भी कहा कि नैब सियासी लाइन की दूसरी तरफ खड़े अफराद पर इल्ज़ामात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता, यानी कि नैब वाज़ेह करता रहा मुख्तलिफ केसेस के अंदर के जो नैब का इदारा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब के हवाले से जो बात कर रही है, जो तरमीम की गई है मौजूदा गवर्नमेंट ने, इसके खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में नैब के हवाले से जो बड़ी बात होती रही कि हम लूटी दौलत वापस खजाने में लेकर आएंगे, और फिर हमने देखा कि कोई भी हाई प्रोफाइल केस, बल्कि जितने भी केसेस रहे हैं, आज तक नैब कुछ साबित नहीं कर पाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई नैब इंतकामी कार्रवाई जो है वो करता रहा है मुखालफिन के खिलाफ, और रोल क्या रहा है नैब का, इस पर डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम का दूसरे हिस्से में ज़रा इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से ज़रा ओवरऑल बात करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आज हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया कि उम्मीद है कि IMF का प्रोग्राम 1 से 2 दिन में बहाल हो जाएगा, जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। अमीरों पर उन्होंने कहा कि टैक्स आयद किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो अनसर्टनिटी है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। डॉलर आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर था। इंटरबैंक में 1.2 रुपये महंगा होने के बाद 209.96 रुपये पर पहुँच गया है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह जिसे कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ जाहिर है जब डॉलर बढ़ता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो महंगाई की सूरत में नजर आता है। लेकिन जाहिर IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे हैं, चीन से इमदाद की भी बात हो रही है। तो क्या IMF प्रोग्राम की बहाली अगर हो जाती है तो इससे सूरत हाल में कोई फ़र्क पड़ेगा? सारी सूरत हाल पर डिटेल में बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जाहिर है नैब के जो वर्चुअल एक रोल रहा है इस पर बात करेंगे। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जाहिर है मुशर्रफ के ज़माने में ये इदारा बनाया गया, फिर इसको मॉडिफाई किया नवाज शरीफ साहब ने, और जब से बना हमने देखा कि बड़ा मुतनाज़ रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा से ही। लेकिन पिछले 3-3.5 सालों में इस नैब के किरदार को लेकर अदालतों के जो रिमार्क्स रहे, बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। फिर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आप देख लें, किस किस का नाम लिया जाए, उस पर भी हमने देखा कुछ साबित नहीं कर सका। तो ओवरऑल नैब का किरदार आप कैसे देखते हैं? सुनिए, पहले तो बड़ी हैरत की बात है कि जिस तरीके से सदर हैं हमारे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल को वापस किया है। मैं आज खबर पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा काश ये जो इल्ज़ाम उन पर लगता है कि वो PTI के सदर हैं, वो ऐसा ना हो, मुल्क के सदर बने। माज़रत के साथ ये हों, कोई भी हो, अब पीपल्स पार्टी के ज़माने में, PML के ज़माने में ज़ाहिर है सदर जो है ना वो बात मानता है जो अपनी हुकूमत होती है। तो हम तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह के आदमी हैं, तो आरिफ अलवी साहब बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, चीज़ों को समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं। ये इन्होंने ये जो किया वापस करके क्या होगा, एक दूसरी दफ़ा भेजेंगे, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये सुनिए कि आज आप देख लें कि अब कुछ अरसे के बाद अगर ये नैब के इस कानून में तरमीम ना हो
तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इमरान खान साहब भी ये शिकायत करते नजर आएंगे, इसलिए कि उनके खिलाफ भी ये केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। लिहाजा बुनियादी बात इसमें है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये 90s की दहाई में ख़ास तौर पे जब हमने देखा पीपल्स पार्टी पे मिलन एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते थे, जेलों में भेजते थे, नाजायज़ उनके साथ होता था। अब ये किसी हद तक लगता था कि इन दोनों के दरमियान ख़ास तौर पे 2006 के एग्रीमेंट के बाद जो लाहौर में हुआ, लंदन में हुआ था, ठीक है जी, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली गई थी। अब सवाल ये है कि जी एज वी स्पीक क्यों इतना कहा गया? भाई मैं कहूँ तो चलें छोड़ दें, आप कहें तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी तो अदालत नहीं है। जब बार बार जब भी ज़मानत हुई है, और ये बदकिस्मती से इतना बुरा ला बना दिया गया है कि हर आदमी सोनिया जिसके केस बेगुनाह पे बनता है, बनाने वाला वो समझता है कि कम से कम 6 महीने के लिए तो अंदर जाएगा, बिल्कुल, हाँ। कम से कम 6 महीने, लेकिन हाँ साबित हो ना हो। इसलिए अभी देख लें, जब ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, सबको पता था कि ये गए अंदर, ये 4-5 महीने से पहले नहीं आए। तो हुकूमत जो है ना बंदे को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज़हनी तौर पे ये काम करती है। तो ये लॉ उसने देखे, ज़मानत नहीं मिलती थी, और फिर जो तरीका वारदात होता था, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जाके ज़मानत होती थी। किसी को हमने नहीं देखा हाई प्रोफाइल केसेस में हाई कोर्ट से ज़मानत मिली हो, शायद चंद को मिली हो, लेकिन एक बड़ा फोरम है, उन्हें भी अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है। लिहाजा अब आप देख लें, आखिरी 3-4 केसेस थे, चाहे खुशी शाह साहब का हो, ख्वाजा आसिफ का हो, असाद रफ़ीक का हो, उनके भाई का सलमान का हो, और लोगों का भी हो, एक धेले की वो कहते हैं कोई चीज़ साबित नहीं उनके ऊपर। ये वो धेला मैं नहीं शबाशी वाले की बात नहीं कर रहा, मतलब है कि जो इल्ज़ामात लगते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं होती थी। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट उनको ज़मानत पर रिहा कर देती। ज़मानत पर रिहा करने का मतलब है 50% आप उस इल्ज़ाम से बच गए। अब सवाल यह है कि जी क्या इसमें तब्दीली आनी चाहिए? 2 चीज़ें, कुछ चीज़ों से हवाले से तो मेरा ख्याल है जो रिलीफ लेना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले, वो भी मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी कि आउट ऑफ द वे जाके जल्दी जल्दी अपने केसेस चाहते हैं ख़त्म हो जाए। और फिर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं डॉक्टर रिजवान के मरने का, कुछ और लोगों का, फिर आपने देखा पापड़ वाला और फिर मुश्ताक और दूसरे तीसरे लोगों पे जो इल्ज़ाम लगते रहे, एक जिसकी एक डेथ हुई है, क्या नाम है उनका, जो इनका शबाश साहब लोगों का आदमी था, ये मैं नाम भूल रहा हूँ, चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी। इल्ज़ाम तो है, सच्चाई तो हम नहीं कह सकते जब तक साबित ना हो कि जी कैसे डेथ हुई है, क्या हुआ, मार दिया गया। लेकिन सवाल सोनिया बड़ा अहम है कि क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लॉ इस्तेमाल होता था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता? तो यस, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित होता है। मैं तो सोनिया ऐसे लोगों को जाता हूँ, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को जाता हूँ, इतने बेगुनाह लोग हैं, केसेस भुगत रहे, एक फ़ाइल उठा के यहाँ से वहाँ रख दी गई, और उस पर भी उन पर लोगों की जो है ना कहना चाहिए कि हाजियाँ लगती हैं कि सामने। अब ये यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया, हालांकि इनके अपने दौरे हुकूमत में जो कारकर्दगी रही, आप कह सकते हैं कि सिफर रही, क्योंकि नाब तो कुछ साबित ही नहीं कर पाया। उनको छोड़ देते हैं, इनके दौर में क्या रहा। बुनियादी बात है कि उस सवाल का जवाब भी देख लिया जाए तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक पैसा भी नहीं मिला, एक बंदे की कन्विक्शन नहीं हुई। वो एडमिरल मसूद मुशर्रफ के ज़माने में 5 साल की उनको कैद हुई थी। अब गुस्सा, वो आपको याद होगा सबमरीन के केसेस में, जिसमें माजरत के साथ इल्ज़ाम उन पर भी लगता है कि वो भी उन्होंने माल बनाया है, एलिजली जरदारी साहब ने भी उन पर भी इल्ज़ाम लगता है। और आपको याद होगा कि फिर 8-9 चीनी अपना फ्रेंच इंजीनियर कत्ल कर दिए गए थे अपने इधर कराची में, वो भी इल्ज़ाम उन्हीं पे लगता है कि उन्होंने सब करवाया, क्योंकि डील कैंसिल कर दी गई थी। अब पाकिस्तान ने इतना जोर दिया था, इस पर इतनी बातें हुई थी, उनको डील कैंसिल करना पड़ी थी। अब सवाल यह है कि जी अब क्या किया जाए? बहुत से लोग कहते हैं कि जी नैब के अदारे को ख़त्म कर दिया जाए, इसमें सिर्फ FIA को इख्तियारात दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हैं ये पैरेलल अदारा। वो कहते हैं जी ये अदालत का एक अदालती एक पैरेलल अदारा था जिसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे। इख्तियारात इस हद तक के भी आप देख लें 100 दिन तक आप किसी बंदे को अंदर रखें, कोई पूछ नहीं सकता, क्यों नहीं पूछ सकता। तो मेरा ख्याल है इसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ। ये भी कि जी बिल्कुल वन साइडेड बना दिया जाए, और माजरत के साथ जिन लोगों पे इल्ज़ामात हैं, चाहे पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले हैं, अगर उन पे इल्ज़ामात हैं करप्शन के, तो ज़ाहिर है वो केसेस भी होने चाहिए। अगर इस पे एतमाद नहीं है नैब पे, तो फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है नैब लॉ में तब्दीली इंतहाई ज़रूरी थी, ताकि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक बात होती है वो कम से कम हो, और इदारों पर इदारे बनाने से बेहतर है जो पहले से मौजूद इस हवाले से इदारे मौजूद हैं उन्हीं को बाइख्तियार बनाया जाए। बहरहाल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़ाहिर है मुल्की मईशत के हवाले से, और जो सीनियर माहिर मुआशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच ज़ीशान मर्चेंट साहब आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है इकॉनमी के हवाले से, ज़ाहिर है इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि उम्मीद है कि IMF का प्रोग्राम 1 से 2 दिन में बहाल हो जाएगा, और उन्होंने कहा है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा
और अमीरों पर टैक्स लगेगा। क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ जाएगी अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है? चीन से इमदाद की भी बात हो रही है, तो आपको लगता है कि आज जिस तरह से डॉलर हमने देखा कि तारीख की बुलंद तरीन सतह 210 पर पहुंच गया है, तो ये इस सूरत हाल में कुछ कमी होती हुई नजर आएगी, अनसर्टेनिटी कम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि डॉलर जो है वो बेहंगम जो है बढ़ता चला जा रहा है और हर रोज जो है एक नया हिस्टोरिक हाई क्रिएट करता चला जा रहा है। और आज जैसे अभी आपने बताया कि 210 रुपए तक इंटरबैंक में आ गया है, और जबकि ओपन मार्केट में 214 रुपए तक तकरीबन बातें हो रही है और वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिचुएशन वाइज अगर देखा जाए तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बतदरीज बहुत तेजी से कम हो रहे हैं और जून में हमारी बहुत सारी पेमेंट्स ड्यू हैं जो अगर नहीं की गई तो यकीनन जो बातें होती हैं कि डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा सकता है, वो यानी जा सकते हैं हम। लेकिन जो आज अभी बात हो रही है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो फरमाया है कि 1 से 2 दिन में IMF का हम एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, तो इससे जो है यकीनन फर्क पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जितने भी आपके मल्टीनेशनल डोनर्स या फॉरेन डोनर्स हैं, जिसमें कि चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, हर किसी ने जो है तकरीबन प्री कंडीशन ये लगाई हुई थी कि जब तक आप IMF के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे कोई फर्दर रोल ओवर्स नहीं किए जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस एंगल से जो है ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो है कम से कम ये अगर एग्रीमेंट साइन होता है तो इसमें ना सिर्फ ये कंट्रीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी, बल्कि जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक या जो दूसरे मल्टी डोनर्स जो है, जो फॉरेन डोनर्स हैं, वो भी यकीनन जो है पाकिस्तान की हेल्प के लिए आएंगे। चूंकि इसमें निशान साहब एक दो चीज़ें और भी मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी माहिर माशियात भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो बेहतर तौर पे हमें भी बता सकते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अब हमारी हर चीज़ घूम के ना जो वो IMF के ऊपर आ गई है। हमारा प्रोग्राम दोबारा से चलेगा, होगा, रिज्यूम होगा, IMF के नहीं होगा, उसके बाद IMF के साथ नहीं होता तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार। यानी आप देख लें UAE, सऊदी अरब, चाइना ने भी हमें धकेला, जाएँ वहाँ से क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी लेके हम बात करेंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हों, स्टॉक मार्केट के लोग हों, बाहर वाले हों, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल मेरा आपसे है कि ये 9.5 ट्रिलियन का जो हमारा बजट है, इसमें 7 ट्रिलियंस के जो है वो रेवेन्यू रखा गया है टैक्स की मद में, कि वो टैक्स की मद में एज सच नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन इसकी होगी। अब जो खबरें आ रही हैं कि IMF की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, स्टाफ वालों की जो नेगोशिएशन इनकी पहले वाशिंगटन में हुई हैं और फिर दोहा में, वो कहते हैं कि जी आपके अखराजात जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा रखना चाहिए, पैसा कम है, 60 ट्रिलियन से ज़्यादा रखना चाहिए। अब डॉक्टर साहब जिस तरीके से हुकूमत ने सारी बातें मानी, और आप देख लें पेट्रोलियम बॉम्ब जिस तरह गिरा है, मैं आज 1 महीना पहले 6000 की टैंक फुल होता था, आज मैंने करवाया वो 9100 का, 9100 रुपये का फुल हुआ है। 1 महीने में पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ चलेंगी? आपको क्या लगता है कि क्या IMF के प्रोग्राम में अब जाने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद उनकी डिमांड कम नहीं हो रही? डू मोर का मुतालबा है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका हल क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं, डू मोर की बात खाली नहीं कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम आप इस पर मुत्तफिक हैं कि IMF का मकसद वही है कि पाकिस्तान की मईशत को गैर मुस्तहकम करना और पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो उनकी रिजर्वेशन है वो उसमें ज़रा से आपकी मैं तवज्जो दिला देता हूँ। अभी आपने बताया 7000 अरब रुपया, लेकिन इसमें 2000 नॉन टैक्स भी मिला लें, अब आपके पास आ गया 9000 अरब रुपया, हुकूमत के पास आ गया टैक्स रेवेन्यूज़ और रेवेन्यूज़। उसमें से 4100 अरब रुपया आप सूबों को दे दें NFC वार्ड के तहत। अब आपके पास बचते हैं 4900 अरब रुपया। 3500 अरब आपने जो है सूद के लिए रखा है, 1500 अरब रुपया आपने डिफेंस के लिए रखा है, ये हो गए 5000। तो आपका तो दिफाई के अखराजाती जो है ना आपकी इस बजट से पूरे नहीं हो रहे, तो वो ये कहते हैं आप पूरा मुल्क कहाँ से चलाएंगे? सीधी बात है ना। अब आपके पास क्या जवाब है, आप बता दीजिए। मेरे पास तो नहीं है कि जब आपके अखराजात जो हैं इतने ज़्यादा आपने कर लिए हैं और टैक्स रेवेन्यूज़ का हदफ इतना कम है कि आप कैसे करें? एक दूसरा उनका कहना यह है कि देखिए उनकी नीयत ख़राब ज़रूर है, लेकिन आपने उनको मौका दिया है। मुझे पता है कि आपके व्यूज़ वही हैं जो हमारे हैं। देखिए 580 अरब रुपए का कहा गया फाजिल बजट रखेंगे,
सूबे 580 अरब का, तो सिंध ने खसारे का दे दिया, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया, और पंजाब ने भी अपना हिस्सा नहीं डाला। तो जो 580 अरब का था उसमें तो कई सौ अरब रुपए का आपको झटका लग गया। आपका पंजाब में देखिए 125 अरब का था, तो उनको आधा तो देना चाहिए था, और सिंध का 25% था, उन्होंने खसारे का दे दिया। तो वो ये कहते हैं इसका क्या होगा। तीसरी बात बड़ी अहम है, और वो ये है, मैं भी उस पर परेशान हूँ उस चीज़ के लिए। इन्होंने ये किया है कि लोगों ने अपनी जायज़ आमदनी से जिस मुल्क में थी, जिस पर टैक्स दिया था, उससे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बना ली जिनको ये कहते हैं अनप्रोडक्टिव। अब उस पर आपने टैक्स लगा दिया। वो तो ये तो एक तो वही कहते हैं ये सूबाई मसला है, आपने कैसे लगा दिया, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ज़ीशान बख्शी साहब को ये बात पता होगी। दूसरी बात ये है कि ये तो वेल्थ टैक्स हो गया, तो वेल्थ टैक्स में तो पाकिस्तान में लॉ ही मौजूद नहीं है। तो अगर कोई आदमी कोर्ट में चला जाता है और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये तो गैर कानूनी है, तो आपका एक और झटका लग गया। तो फिर इसका क्या जवाब है आपके पास? और अगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन, माशाल्लाह आप बात बड़ी अच्छी करते हैं, लिखते भी हैं, बताते भी हैं। आपके ख्याल में अब क्या करना चाहिए? लोग कह रहे थे कि जी इस हुकूमत के खात्मे का IMF के साथ तल्लुकात हमारे ठीक इसलिए हो जाएंगे कि अमेरिका बहादुर को राज़ी हो जाएगा। अभी अमेरिका भी राज़ी नहीं हुआ, इतने टैक्सें लगा दिए, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद फिर हम उसी पे जगह पे खड़े। ये बात ये थी कि पहले तो आप मुझे ही बताइए, आपका भी तजुर्बा है सबका। अप्रैल में 19 अप्रैल को ये कैबिनेट बन गई थी, तो IMF से मुज़ाकरात में इतना टाइम चाहिए था क्या? इन्होंने देखिए ये आए थे जिस दिन, तो जब पिछली हुकूमत गई थी 182 रुपये पे डॉलर था। आज 210 214 की आप बात कर रहे हैं, तो 210 ही ले लें, तो 10 ईयर 28 रुपये अगर डॉलर पे गिर जाता है, 28 रुपये, और 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, तो ये क्यों हो गया भाई? क्या आपके ख्याल से माजी में हमने नहीं देखा? अगर हुकूमत चाहे, अगर स्टेट बैंक चाहे, तो रिजर्व बढ़ा के 13% पर कर्जे लेके 1 महीने के लिए अपने डॉलर को कंट्रोल कर सकते थे। माजी में मैं आपको दिला दूं कि 4-5 दफ़े तो मुझे याद है किया है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो क्या ये चाह रहे थे कि ये पिछली हुकूमत के खाते में जाएगा जितना गिर रहा है, और जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा जो आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुपया बेहतर हो जाएगा, वो इनके खाते में चला जाएगा। तो एक तो नाअहली है कि आपने अप्रैल से अब तक इतना लंबा खींचा क्यों, फिर आपने उसको गिरने क्यों दिया? ज़रा मुझे जवाब बता दीजिए कि हम इतने, आपको याद होगा कि जब हमने जौहरी धमाके किए थे और हमारे ऊपर सैंक्शन थी, उस ज़माने भी हमारे रिजर्व बढ़े थे। इमरान के ज़माने में जो है रुपया गिरा, तो इमरान ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के झाड़ा, ये क्या हो रहा है? अगले दिन वो ठीक पैदा होने जा रही है। आज जो खबरें कुछ जगहों पे छपी हैं वो यही है कि स्टेट बैंक जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है कि एक खास मुद्दत से ज़्यादा आप डॉलर नहीं ले सकेंगे, लेंगे तो उस पर आप ये शराइत होंगी। नहीं, देखिए जो लोग अपने अकाउंट से निकाले उस पर नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ तालीम और सेहत दावा होना ही नहीं चाहिए। भाई मेरे मुल्क के लिए डॉलर कमाया है मैंने, तो कोई आदमी ये कहता है जी मुझे बाहर प्रॉपर्टी लगानी है, तो क्यों दें? मैं तो ये चाहता हूँ कि कानून ये हो कि किसी आदमी को तालीम के लिए पैसा चाहिए ज़रूर ले जाए, इलाज माजरे के लिए चाहिए, अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े ज़रूर ले जाए। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप स्टेट बैंक से अप्रूवल क्यों ले जाना चाहते हैं? हम क्यों दें? हिंदुस्तान में तो नहीं ले जा सकते आप। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, खेल, ये खिलवाड़ कर रहे हैं सारे के सारे। मगर एक और मैं नुक्ता आपको बता दूँ, जब आपने जायज़ आमदनी पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैंने पूछा इस हुकूमत से, कि जिन लोगों ने चोरी के असासे से प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में बनाई थी, जिसके लिए टैक्स एमनेस्टी आ गई थी, जिसके लिए कानून बन गया था, और FBR के एडवर्टाइजमेंट है, आपको याद होगा सबको, एडवर्टाइजमेंट ये थे कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे इमरान खान के ज़माने में, हम उनके मुल्क के अंदर असासे जब्त कर लेंगे, और जब्त ना भी करें तो उस पर आप टैक्स ले लें, तो कोई 900 अरब रुपया मिल सकता था। आप चोरी के असासे से जो उन्होंने चोरी से बनाए उनसे तो टैक्स लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे ताकतवर तबके, और जिसने जायज़ आमदनी से बनाए उसको कहते हैं कि तुम पर वेल्थ टैक्स लगा दें। तो ये हरकतें बंद करेंगे तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा, ये हरकतें बंद नहीं कर। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, मुझे मास्टर के साथ ब्रेक आना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम इशूज़ हैं जिनको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ज़ीशान मर्चेंट साहब, जाहिर है IMF की जो डिमांड्स हैं हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब टैक्स रेट बढ़ाने की बात हो रही है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारा जो तनख्वाहदार तबका है वो पिसता चला जा रहा है। अब दोबारा से अगर टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो फिर सूरत हाल किस कदर आपको लगता है कि तशवीशनाक होती जाएगी, और इसके अलावा इसका कोई हल है? कि अगर आप टैक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं तो मसला ये होगा कि जो
टेक होम सैलरी होगी वो कम हो जाएगी लोगों की, और जब टेक होम सैलरी कम होती है तो महंगाई के जिस तरीके से बढ़ रही है महंगाई, तो आदमी कोई भी फैमिली सर्वाइवल पे तो नहीं रह सकती। हाँ। मैं अभी ये पढ़ रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है अभी जो कहा है कि आईएमएफ का जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसमें जो है वो जो लाख रुपए तनख्वाहदार जिसके ऊपर टैक्स की छूट दी गई थी वो कायम रहेगी। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ एक मिडिल क्लास आदमी को कुछ फर्क पड़ेगा यकीनन, और उनकी टेक होम सैलरी बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं चीजों को जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे शायद ऑफसेट हो जाएगी। लेकिन एक तरफ तो ये 12 लाख की एग्जेम्पशन है, दूसरी तरफ जो उनको पहले टैक्स रिबेट्स मिलते थे तनख्वाहदार तबके को, वो सारा के सारे रिबेट्स को जो है खत्म कर दिया गया है। तो यकीनन उसका नेट इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा इस 1 लाख रुपए का, लेकिन यह खैर जिसको कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो शायद उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से अगर ये कोई भी टैक्सेस लगा लेंगे तो ये इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ आपने खुद ये कहा है कि हम जीडीपी के जो ग्रोथ है उसको 6% से 5% पे लेके आएंगे, और दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, तो ये अब जुलाई से जो बिल्स आना शुरू होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो उससे इम्पैक्ट आप देखेंगे कि बहुत लेकिन तेजी से इसमें जो है निशान साहब prices एक चीज़ बढ़ेंगी। बताएंगे, जो अभी टैक्स की बात हो रही है, आप नहीं समझते कि आईएमएफ वैसे तो कहता है कि जी हम बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी कहते हैं कि जी आईएमएफ का कोई कसूर नहीं है, वो तो आपकी इकोनॉमी को बैलेंस ठीक करने के लिए तजावीज़ दे रहे हैं कि जी आप कर्जा लेते हैं तो कैसे वापस करेंगे, अपने वसाइल बढ़ाएं। दूसरी तरफ ये आ जाके बेचारे टोटल अगर आप देख लें 11 लाख हुकूमत के मुलाजमीन हैं, 7 लाख अफवाज पाकिस्तान के हैं, इन्हीं को ही आप देख लें स्क्वीज़ किया जा रहा है। आईएमएफ क्यों नहीं कहता कि जी ज़री इनकम पे इनकम टैक्स लगाया जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए, और बहुत सारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं वो जो इसमें फंस नहीं रहे, हुकूमत कामयाब नहीं हुई, आईएमएफ उधर नहीं जोर देता है। आज आके बेचारे जो तनख्वाहदार तबका है जो तनख्वाह दे रहा है उन्हीं को फर्दर कहा जाता है कि जी इनको बोझ डाला जाए। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे से पिछले 2 साल का अगर आप एवरेज लें तो तकरीबन 30 लाख करीब लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक, जिसमें सैलरीड, बिजनेस इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं। इसमें से तकरीबन कोई 1000 से 1500 कंपनियां ऐसी हैं जो आपका 85% टैक्स देती हैं, और बाकी जो 29 लाख 99 हजार लोग या 29 लाख 98 हजार लोग जो हैं वो बाकी का 15 से 20% टैक्स देते हैं। तो टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है उनके ऊपर, और उस वजह से जो है गवर्नमेंट को जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ज्यादा लोग टैक्स नहीं देते। अब एक सवाल, बड़ी डिबेट होती है कि हम टैक्स क्यों दें और हमें उसके बदले में मिलता क्या है। ये बात तो फैक्ट है कि हमें बिजली भी नहीं मिलती, हमें हेल्थ भी नहीं मिलती, हमें एजुकेशन भी नहीं मिलती। जिन ममालिक में टैक्स रेट ज्यादा हैं, जैसे अगर एग्जांपल यूके की ले लीजिए, तो वहाँ 40 से 42% जो है वो टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स, लेकिन वहाँ हेल्थ फ्री है, एजुकेशन सहूलियात फ्री है, वहाँ लोगों को दी जाती हैं, सारी सहूलियात मुहैया। तो ये हमें सब खुद करनी पड़ती है, तो इस वजह से लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते। ठीक है, अच्छा मैं एहतशाम साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। एहतशाम साहब अब जरा फेटफ की बात कर लेते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के तमाम अमली इक़दामात का एतराफ़ तो किया है, लेकिन अभी बाहर आए नहीं है। जाहिर है वो मजीद दौरा करेंगे और उसके बाद देखेंगे, लेकिन अगर पुरुमीद तो हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, अगर निकल जाता है तो मुआशी एतबार से ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारे लिए? सुनिए, बड़ा अहम सवाल है, इस पर मैं भी बात करूँगा, आप जिशान साहब भी पूछिएगा, लेकिन जिशान साहब पहले एक चीज़ बताएं जो मेरा ख्याल है टैक्स के हवाले से जो बात हो रही है। अब ये रियल स्टेट सेक्टर जो है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एक ही सेक्टर रह गया था जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे। अभी जिस तरीके से हाई रेट ऑफ वहाँ पे टैक्सेस हैं, चाहे आप इसमें ट्रांसफर में करें और कैपिटल परचेज में करें, आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादती होने जा रही है और इससे स्लो डाउन हो जाएगा बिज़नेस, और हुकूमत को जो चंद अपना इसमें से जो पैसा मिलता था टैक्स की मद में वो भी रुक जाएगा और ओवरऑल एक्टिविटी रियल स्टेट सेक्टर में भी कम हो जाएगी? देखिए, मैं हमेशा से एक चीज़ गवर्नमेंट को और एफबीआर को, जब भी मेरी उनके ऑफिशियल से बात हुई, मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहा हूँ उन्हें कि प्लीज़ वो स्टेप्स ना लिए जाएं कि जो लेने के बाद आपको बाद में लगे कि ओहो ये तो गलती हो गई है, और फिर उसे वापस लिया जाता है। अब हो ये रहा है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और उसकी एंट्री नंबर 47 ये कहती है कि टैक्सेस ऑन इनकम होगा, और एंट्री नंबर 50 ये कहती है कि टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट
टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि जी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा सकते। एक तो आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करने जा रहे हैं इस टैक्स को लगा के, क्योंकि ये डेफिनेटली चैलेंज होगा और ये कोर्ट्स इसको उठा के बाहर फेंक देंगी। सही। और होगा ये कि इससे कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी। फिर दूसरा ये करने जा रहे हैं कि आपने ये कहा है कि जो पाकिस्तान से बाहर एसेट्स हैं लोगों के, उस पे 1% सीवीटी कलेक्ट करेंगे। अब सीवीटी फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि ये एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान है तो उस पर टैक्स लगाने की गलती कर रही है गवर्नमेंट। मैं ये बात कह रहा हूँ गलती कर रही है, क्योंकि ये फिर चैलेंज होगा, क्योंकि ये सब टैक्स पेड मनी से क्रिएटेड एसेट्स हैं। तो जब आप एक चीज पे ऑलरेडी टैक्स देकर आप बना रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो ये वेरी रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ है। आप चाहते ही नहीं लोग यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करें। अगर लोग वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे तो पैसा सारा अनऑफिशियली बाहर जाएगा, और जब अनऑफिशियली बाहर जाएगा तो आपकी कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? वैसे ही आपकी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में खेल रही है। और इस टाइप के इस टाइप के एक्शंस मैं समझता हूँ कि काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। नहीं तो इसमें दूसरा पहलू इसका भी अब देख लें। अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अब जो सहूलतें दी थी ये पीटीआई गवर्नमेंट ने, चलें उस वक्त तो आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था, तो ज़ाहिर है आईएमएफ कुछ नहीं कह सका। धड़ाधड़ इन्होंने, आपने देखा है लाइट सेक्टर जो है 36-37 और भी हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा हुआ। एक बड़ा कंस्ट्रक्शन में बूम आया। अब आप नहीं समझते कि अब इसके बाद जो अगर टैक्सी लगते हैं तो इनडायरेक्टली फिर ये आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो भी इफेक्ट होगा? सारे सेक्टर्स इफेक्ट होंगे जनाब। अब होने ये जा रहा है कि जो जिस तरीके से ये टैक्सेशन को इन्होंने वो किया है, सिस्टमाइज करने जा रहे हैं ये, उसमें कुछ चीज़ें अप्रिशिएबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, जिसको इनको रिकंसिडर करना चाहिए, और उसकी वजह से अदरवाइज बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक तरीके से इंसेंटिव दिया, तो आप देखें उसका इफेक्ट क्या हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो गई, इकोनॉमी का आपका पहिया चलने लगा ठीक ठाक। 2 साल आपने जो है 5% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई, तो ये एक इफेक्ट आया ना, उससे सारे सेक्टर्स चलने लगे। और टैक्सेशन कलेक्शन में देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट आया कि आज आप 6100 बिलियन को जो है कलेक्ट करने जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि आपने पिछले साल के टारगेट को भी अचीव किया और इस साल के टारगेट को भी आप अचीव करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि आपको तो स्टेप्स वो लेने हैं कि आपको टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा है मिलना चाहिए। चलें, ये तो मेरा ख्याल आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ ईशान साहब बता दिया। सोनी, जब आप मुझसे सवाल पूछी थी फेटअप पे आ जाते हैं। अभी देखिए फेटअप के हवाले से 4 साल हो गए ईशान साहब, इसमें हम फंसे हुए हैं। कभी ग्रे लिस्ट, और जनाब एक दफ़ा हम निकले थे बाहर, फिर दोबारा मैं ग्रे लिस्ट में डाल दिया। शुक्र है खुदा का कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, अगरचे पूरी हिंदुस्तान ने कोशिश की और बड़ी हद तक इनडायरेक्टली अमेरिका ने भी शायद कोशिश में बहुत ज़्यादा की। अब सवाल यह है कि हिना रहमानी खर ने बर्लिन में कुछ लोगों से जो मुलाकातें की हैं, फेटअप के लोगों से भी, तो कहा जा रहा है कि कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ वो वार्न भी करनी है कि जी एकदम से आपने सोच ना लें कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिए 2 चीज़ों पर ईशान साहब कोई मेन वही चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें डाली गई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग है और दहशतगर्दों की फंडिंग है। अब कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में भी कुछ बड़ी हद तक इसमें उन्होंने कुछ हुकूमत ने अच्छे फैसले किए हैं, कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन दहशतगर्दी की फंडिंग के वाले से हुकूमत का दूर दूर तक वास्ता नहीं। इनडायरेक्टली इतने लोग पैसा देते हैं, कोई बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो समझते हैं बड़ा नेक काम कर रहे हैं, गले काट रहे हैं लोगों के, अपने मसलक के लोग नहीं हैं, उनको भी आप जी इस्लामाबाद में आप बेचारे हज़ारा कम्युनिटी के लोग ढेर बैठे रो रहे हैं, उनके बच्चों को मारा जाता है, उनको इंतहा पसंद हमारे लोग उनको मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि जी ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी? पॉलिटिकल सवाल है, हुकूमतें कामयाब नहीं हो रही और फेटअप की तलवार इन 2 चीज़ों पे लटक रही है। बिल्कुल जी ईशान साहब। देखिए मैं ये समझता हूँ कि फेटअप के जो टारगेट्स थे, जो आपको फेटअप ने टास्क दिए थे, आपने तकरीबन 99% उसको अचीव कर लिया है, और उसी की वजह से ये जो प्रेस बेजिंग का बयानिया आया है कि हम इसको जो है ऑन साइट विजिट के बाद जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर और उसको नॉर्मल वाइट लिस्ट में ले आएंगे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसके बाद जो है यकीनन आपके मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट की राहें हमवार होंगी, और जो वो एक एफर्ट की जा रही थी पिछले कई सालों से, उसके समरात नजर आना शुरू होंगे। और जहां तक बात आप ये टेरर फाइनेंसिंग की कर रहे हैं या जो टेरर के उस पर होता है, मैं ये समझता हूँ कि देखें जब भी खून नाहक बहता है तो उस पर अल्लाह का अजाब आता है उस जगह पे। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी चीज़ है, हम पहले जो है वो मुसलमान है, उसके बाद हम पाकिस्तानी है। मसलक तो आना ही नहीं चाहिए बीच में। मसलक को जब भी आप बीच में लाएंगे तो उससे खराबी ही क्रिएट होगी और उससे पॉलिटिकल लोग फायदे उठाएंगे और
ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशआमदीद। एहतशाम साहब, अब जाहिर है आज जिस तरह से वजीर खजाना ने भी बात की कि 1-2 दिनों में IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, पिछले कई दिनों से गवर्नमेंट ये बात कर रही है, फिर चीन से इमदाद, तो आपको नहीं लगता कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आनी चाहिए? हालांकि हम देख रहे हैं कि आज डॉलर 210 रुपए तक पहुंच गया है, तो आपको लगता है कि ये डॉलर को नीचे लाने के लिए कोई सोल्यूशन है या इसी तरह से सूरत हाल? 210 तो इंटरबैंक में है ना सोनिया, जो मार्केट में 214 215 भी वो सही कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि है ही नहीं है डॉलर। देखिए एक चीज़ है सोनिया, वो हमेशा कहते हैं ना, हकीकत से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करता है। जब आप परसेप्शन ये हो जाए कि जी ठीक है IMF से पैसा नहीं मिलना, किसी और जगह से पैसा नहीं आना, तो कैपिटल मार्केट में और सब जगहों पे आप देखते हैं सारी चीज़ें इस पर भी जाती हैं कि जी अब चीज़ें ठीक नहीं हैं, गैर यकीनी की कैफियत है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह है, इकोनॉमिक अपनी जगह पे। अब सवाल ये है कि जी IMF के प्रोग्राम को में जाने के हवाले से जो बातें हुई थी, हुकूमत चली जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉलर बेहतर हो गया था, और आपने देखा बहुत सारे हवालों से चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि चीज़ें परपेचुअली ठीक नहीं थी, डिक्लाइन की तरफ रही, लिहाजा अब हम वहीं पे खड़े हुए हैं। अब वो मसला है सोनिया, हमने पैसे देने हैं, अभी 2.5 से 3 बिलियन डॉलर हमने 30 जून से पहले वापस करना, और जुलाई जो अपना क्या कहते हैं जब ये एंड हो जाएगा, तो उसमें कहा जा रहा है मौजूदा माली साल के आखिर में, कहते हैं 15 से 20 डॉलर जो है ना 20 बिलियन डॉलर हमने वापस करने हैं। और या 2000 क्या कहते हैं माली साल के अलावा जो मौजूदा माली अपना जो साल है ये 2022 में हमने वापस करने हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं है। एक ये है कि IMF जो है ना वो किसी तरीके से मान जाए और फिर हमें बाहर से कर्जे मिलना शुरू हो जाए। अब तो इकॉनमी हमारी जो आप अगरचे इकॉनमी का साइज़ मर्चेंट साहब से पूछते हैं ज़्यादा, अब तो देखें जी बेहतर भी हो गया है। जो कहते हैं सुकड़ के 265 बिलियन की थी डॉलर की रह गई थी, अब 230 बिलियन डॉलर की दोबारा से हो गई है। लेकिन अब ये डॉलर का जो है ना ये बज़ वर्ड ये हो गया है कि जी ठीक है जिन्होंने डॉलर ख़रीद लिया है, लेके रख लिया, वो बड़े मज़े में है। हमारे आधे से ज़्यादा लोग माजरत के साथ तो डॉलर जब ऊपर जाता है खुश होते हैं, रुपये जो है ना नीचे आता है तो कहते हैं जी ठीक है जाए, हमें कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि हुकूमत का रोल क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ये कैसे डिक्लाइन को रोका जा सकता है? लोग तो माजरत के साथ कहते हैं कि नहीं ये 250 तक जाना ही जाना है इसमें। जी देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना जो भी चीजें चलती हैं वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स पे चलती हैं, और जहाँ तक स्टॉक मार्केट है वो तो चलती ही सेंटिमेंट्स पे है। और आप ये देखिए ना कि पिछले 2 सालों से पिछले साल तकरीबन 900 बिलियन जो है ज्यादा प्रॉफिट कमाया कंपनीज ने, और इस दफा शुरू के 9 महीनों में उस नंबर को भी क्रॉस कर दिया स्टॉक मार्केट पे जो लिस्टेड कंपनीज थी। तो सवाल ये पैदा था आज क्या हो गया, 1-2-3 महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि जो आपकी इकोनॉमी जो है वो एकदम से नोज डाइव कर रही है। ये सारा गेम है परसेप्शन का, ये सारा गेम है प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजंस ना लेने का, ये सारा गेम है ये कि आप कितनी चीजों को समझकर और उसकी प्रीएम्प्टिवली उसको टेक केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हम थोड़े से मिस्टेक हो गई है इस मौजूदा गवर्नमेंट से कि वो डिसीजंस उन्होंने फौरन नहीं लिए और उन्होंने परसेप्शन को जो है वो खराब होने दिया, और इसी वजह से सारे इन्वेस्टर ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट रोक ली, लोकल इन्वेस्टर्स ने पोजीशन ले ली, लोगों ने अनसर्टेनिटी की वजह से डॉलर्स को खरीद कर रख लिया। इससे पोजीशन ये है कि जो एक हमारी इंपोर्ट ऑफिशियल इंपोर्ट के अलावा जो है हमारे पास पैसे ही नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम जो माल परचेज करते हैं उसके लिए बैंक्स पैसे ही नहीं दे पा रहे क्योंकि डॉलर्स हैं ही नहीं है इस वक्त, और इस वक्त एक बड़ी डायर सिचुएशन है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत सख्त और ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि जिससे ना सिर्फ इकोनॉमी जो ठीक है, गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि सख्त फैसले लेने होंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर आने के लिए। बहल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात डॉक्टर ज़ीशान मर्चेंट साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा।